दोस्तों सभी को नमस्कार। हम किरजाच में हमारे प्रिय डायरेक्टरी ब्लेडरोम पर आए हैं। दोस्तों यह एक कार्यशाला है जहां वे इंजीनियर हैं जो नए प्रोजेक्ट और नई तकनीकों के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं, पहले इसी में काम कर चुके हैं। आज हम उनके साथ इस डायरेक्टरी ब्लेडरोम पर चलेंगे। वे अपनी कहानी बताएंगे कि वे यहाँ क्या कर रहे थे, यह क्या था, और कई तकनीकी पहलुओं के बारे में, क्योंकि उपकरण के पास रहते हुए हम किसी चीज़ के बारे में अधिक विशिष्ट रूप से बात कर सकते हैं। यहाँ किरजाच में वर्तमान में वास्तव में युवा पीढ़ी के डायरेक्टरी ब्लेडिस्ट सचमुच मौजूद हैं, जिसका नेतृत्व आर्काडी बाउमानका से कर रहे हैं। आर्काडी भी डायरेक्टरी ब्लेड दिशा में काम कर रहे हैं और वह स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरणों के उठाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने रूस का रिकॉर्ड स्थापित किया। वे 4 दिनों में पोडमॉस्कोविया से बाइकाल तक उड़ान भरकर गए। आमतौर पर स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण को कूल माना जाता है यदि वह 24 घंटे से अधिक समय तक अपनी कार्य को पूरा कर सकता है। यहाँ यह 4 दिन था, ये हमारा रिकॉर्ड है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, बाउमानका के लोगों के बारे में। बाउमानका के लोगों आर्काडी के साथ हम जल्द ही आपको परिचित कराएंगे। एक अलग इंटरव्यू होगा जहां हम इस मिशन को शुरू करने के बारे में बात करेंगे जो हम निकट भविष्य में करेंगे। यह आर्टेम है। वह घर पर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर बना सकता है और आपको उंगलियों पर समझा सकता है कि यह कैसे काम करता है, लेकिन वह अधिकतर वैज्ञानिक शब्दावली और अंग्रेजी भाषा को पसंद करता है। रुस्लान से सभी परिचित हैं। रुस्लान ऐसे उत्पाद बनाने में सक्षम है जो सभी अन्य समकक्षों की तुलना में सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले भी हैं। यह संभव है कि विभिन्न कन्वेयर लाइनों, मैकेनिज्मों और उपकरणों के विकासकर्ता खुद ही वित्त पोषण ढूंढ लें। जो कुछ भी उत्पादन से संबंधित है वह अब इस तरह से हुआ है। सभी रुस्लान को फ़ोन कर रहे हैं और उससे इसमें भाग लेने के लिए कह रहे हैं। और डेनिस, उसकी गुप्त उपाधि दाढ़ी। यह व्यक्ति अपने रसोई घर में बैठकर किसी भी जगह जैसे कि प्लूटो, जुपिटर और वापस रेडियो सिग्नल के माध्यम से संदेश भेज सकता है। हाँ, वह सभी ये इंस्टॉलेशन खुद करता है। मुख्य दिशा शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव, रेडियो संचार और नैनोसेकंड है। उसके पास अब दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा टोरॉइड है। यह तब होता है जब एक कांच की बोतल में ऐसा प्लाज्मा बगेल बनता है और स्थिरता से लटकता है। हाँ, और कुल मिलाकर वह एक शानदार व्यक्ति है। उसका अपना YouTube चैनल है जिसमें 25,000 सब्सक्राइबर हैं। उसे यह बहुत बुरा लगता है कि अग्रणी वैज्ञानिकों के बीच कहने के लिए सब्सक्राइबर की संख्या कम है, इसलिए हम यहाँ लिंक डालते हैं। डेनिस को सब्सक्राइब करें, प्रयोग देखें। मैं भी उसके साथ काम कर रहा हूँ। मुझे ये सब बहुत पसंद है, सब कुछ दिलचस्प है और जल्द ही हम एक अंतरिक्ष इंजन बनाने जा रहे हैं, लेकिन यह सब अभी तक शौक के दायरे में है। हम चुप हैं, तो चलो जब तक हम यहाँ हैं थोड़ी बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। लड़कों को भी स्ट्रेटोस्फीयर बहुत दिलचस्प लगती है। वे पहले से ही अपने विचार भी साझा कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक कर्मचारी है जो अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है और इस तरह की दिलचस्प करीबी सहयोग में हम जल्द ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार और दिलचस्प प्रयोग दिखाने वाले हैं। हम वहाँ से सीधी प्रसारण करेंगे। हम थोड़ा और प्रयोग करेंगे। डेनिस मॉस्को के ऊपर उत्तरी रोशनी को जलाने की कोशिश करेगा। उस पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम सामग्री का एक हिस्सा केवल उसके चैनल पर साझा करेंगे। आपको उस जगह पर लौटना कैसा लगेगा जहां आप पहले थे? यहाँ अच्छा है। यहाँ काम करने और काम करने के लिए थोड़ी और जगह है। ये जो स्थान बनाया गया है ये भी एक निश्चित उपलब्धि है। यहाँ आप एरोयास्ट और उसमें उड़ान भरने का अवसर पा सकते हैं। यहाँ ये स्वतंत्र रूप से समाहित होती है। क्या यहाँ एलिंग 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, 2 डायरेक्टरी ब्ले के लिए? और क्या यहाँ ये उचित है, 2 डायरेक्टरी ब्ले, एक वहाँ एक यहाँ? हाँ, 2 एरोयाच हैं। क्या हम उसकी याच के आकार का इस तरह अनुमान लगा सकते हैं अगर वह उस दीवार से टकराता है? 65 मीटर। यह कहाँ तक होगा? क्या यह पूरे हैंगर में होगा? यहाँ हम बिल्कुल पास हैं। यहाँ एक डायरेक्टरी ब्लेड का स्थान था जिसका आकार AU-30 से बड़ा है, जो अगला है जिसे हम भविष्य में बनाने की योजना बना रहे हैं। यह एक बिना पायलट का है, तो इसका मतलब है कि सामान्यतः जैसा कि कहा जाता है इसे लंबा किया जा सकता है, लेकिन ये तब होगा जब कहने के लिए किसी बहुत बड़े आकार के डायरेक्टरी ब्ले की आवश्यकता होगी, जैसे कि इसलिए
शायद अगले सभी डायरेक्टिबले के लिए बड़े एलिंग की आवश्यकता होगी। एरोयाच ऑरस पर इसके संचालन से संबंधित सभी मुद्दों को ठीक किया जा सकेगा, जैसे कि कारखाने, एलिंग से बाहर निकलना, डॉकिंग और सीमित स्थानों पर आधार स्थापित करना। लेकिन यह सब नए पहले से ही एलएनजी में करना बेहतर है। तो निश्चित रूप से सब कुछ नए में करना बेहतर है। हाँ, यहाँ अलेक्जेंडर निकोलेविच कह रहे हैं कि हम उड़ने वाली यॉट के लिए एक अलग एलिंग बनाएंगे। ये लगभग उसी आकार का होगा, लेकिन इसमें एक कार्यात्मक छत होगी। अगर यहाँ की छत सामान्य है तो वहाँ एक विशेष डॉकिंग उपकरण होगा जहाँ उड़ने वाली यॉट उतरेगी, यात्रियों को उतारेगी और चढ़ाएगी। वहीं वेरांडा पर एक रेस्तरां होगा। इस तरह हम तकनीक का परीक्षण करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि डायरेक्टरीब्लेड शहर के केंद्र में एक इमारत की छत पर उतर सकता है। यह सुरक्षित है, शानदार है, अद्भुत है, ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो इस जगह के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हमारे निकट भविष्य में छोटे उपकरणों के स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च के बारे में। ये सब यहाँ से होना चाहिए। जैसा कि मैं समझता हूँ यहाँ लॉन्च के लिए अनुमति है। तो वास्तव में यह आवश्यक नहीं है, यानी स्ट्रेटोस्फेरिक लॉन्च किसी भी स्थान से किए जा सकते हैं। और इसके बावजूद, यानी ये जो स्ट्रेटोसेट्स हैं जो अब लॉन्च किए जा रहे हैं, ये मुख्य रूप से लेटेक्स के सॉन्ड्स और छोटे लगभग 1000 क्यूबिक मीटर तक के आवरण हैं। इन्हें खैर वास्तव में किसी भी जगह पर मैदान में खोला जा सकता है और हम इन्हें एक सामान्य कार में ले जा सकते हैं। क्या इस अनुमति प्रक्रिया के बारे में बताया जा सकता है? यानी अगर मैं कुछ शुरू करना चाहता हूँ तो क्या मुझे किसी से पूछना चाहिए? तो बात यह है कि यहाँ एक एयरड्रोम पर पंजीकृत स्थल है और किसी भी एयरड्रोम पर एक हवाई क्षेत्र होता है जहाँ हल्के विमान 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक बिना किसी समस्या के, बिना किसी सवाल के उड़ान भर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब हम डायरेक्टरीब्ले पर उड़ान भरते थे तो हम इसके बारे में सूचित करते थे, एक सूचना देने की प्रक्रिया होती थी, फिर वह आगे उड़ान भरता रहा, वही सब कुछ। लेकिन यहाँ डिस्पैच सेवा ये सब सुनिश्चित करती है। जहाँ तक स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च करने का सवाल है, ये खिड़की है, इसके लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी निश्चित रूप से। और सामान्य तौर पर सभी प्रश्नों का समाधान जो डायरेक्टरीब्लेड से एरो फोटो शूटिंग से संबंधित हैं, ये सब इगोर निकोलेविच कुलिकोव और उनकी संगठन द्वारा किया गया था। वे इस सब पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते थे। यानी एक विशेष प्रकार का नामकरण कार्य है जिसमें महारत हासिल करना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी नहीं है उसके लिए इसे समन्वयित करना कठिन होगा। यही बात स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च करने पर भी लागू होती है। हमारे यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च एरोलॉजिकल लेबोरेटरी में किए जाते हैं, जहाँ हर दिन प्रसिद्ध स्थलों पर 1000 तक गुब्बारे लॉन्च होते हैं और वे इसके बारे में लगातार जानकारी देते रहते हैं। लेकिन ये छोटे खिड़कियाँ और छोटे उड़ानें हैं। लंबे उड़ानों का आयोजन अब हमारे यहाँ शायद ही होता है। शायद ये पहले सोवियत समय में तीव्रता से आयोजित किए जाते थे, फिर कुछ समय बाद, थोड़ा और समय बाद अब इन सभी स्ट्रेटोस्फेरिक उड़ानों से एक समूह उत्साही लोग जुड़े हुए हैं जो वहाँ कई दशकों से काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये सभी शैक्षिक कार्यक्रम हैं, ये विभिन्न प्रयोग और वैज्ञानिक गतिविधियाँ हैं। ये मुख्य रूप से लेटेक्स के सोंड हैं जो मोमबत्ती की तरह 30-35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, लगभग 40-35 किमी, और टूटने के बाद उपकरण सब कुछ पैराशूट पर ज़मीन पर उतरता है और इसे ट्रैकर के माध्यम से खोजा जाता है। उनके पास सभी आवश्यक उपकरण हैं और उनके पास अनुमति प्राप्त करने का बड़ा अनुभव है। मुख्य प्रश्न यह ऊर्जा है। स्ट्रेटोस्फीयर, वहाँ बहुत सूरज है, ये किसी भी चीज़ से ढका नहीं है। सौर पैनल, हमारे पास अच्छे सौर पैनलों के विकास का अनुभव है और हल्के, और दुनिया में यह मौजूद है और अब नई तकनीकें उभर रही हैं। आर्टेम के पास नए सौर पैनलों के बारे में कुछ विचार हैं। आंशिक रूप से यह तकनीकी प्रक्रिया विकसित की गई है कि कैसे बैटरी को सीधे आवरण पर स्प्रे किया जा सकता है। एरोस्टेट ने कहा कि कुल मिलाकर यह समस्या हल की जा सकती है। एक ऐसी महत्वपूर्ण तकनीक है, यह लचीली सौर फोटोवोल्टिक्स है। लचीली फोटोवोल्टिक्स वास्तव में एक क्रांतिकारी दिशा है, क्योंकि इसे किसी भी वस्तु पर लगाना बहुत आसान होगा, कारों पर, छतों पर, और सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्टरीब्लेड पर। शुरुआत में छोटे ऐसे एरोस्टैटिक उपकरण बनाने की योजना है जिन्हें केवल दिन के समय में ही नहीं बल्कि रात में भी चलाया जा सकता है।
और इस प्रकार के उपकरण की संचालितता उसे हवा के सापेक्ष लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने की अनुमति देगी। इसका मतलब है कि जब हम पृथ्वी के चारों ओर धाराओं के साथ चलते हैं तो वहाँ एरोस्टेट है, वहाँ कोन्युकोव 7 दिनों में पृथ्वी के चारों ओर उड़ान भरते हैं। यदि यह भूमध्य रेखा पर है तो यह 14 दिनों तक हो सकता है, 20 दिनों तक उड़ान भरने में लग सकते हैं। ये उपकरण सब ठीक है, लेकिन जो कुछ भी अलेक्जेंडर निकोलेविच किरिल के साथ है वे अधिक गंभीर उपकरण हैं। ये दीर्घकालिक हैं और ये छोटे कदम हैं जिनके माध्यम से हम छोटे उपकरणों से ऐसे अद्भुत शक्तिशाली स्ट्रेटोस्फेरिक प्लेटफॉर्मों तक पहुंचेंगे जिनका भविष्य निश्चित रूप से है। और हमने कल किरिल के साथ बात की बहुत उत्पादक तरीके से, और एक प्रस्ताव है सामान्यतः इस आधार पर पूरी स्ट्रेटोस्फेरिक कहानी को विकसित करने का जहां हम आज आए हैं। हम इस बारे में इस आधार के अधिकारियों और मालिकों के साथ बातचीत करेंगे। मुझे लगता है उन्हें यह सब बहुत दिलचस्प लगता है। हमने यहाँ पहले ही बात की है और क्षेत्र की प्रशासन इसके पक्ष में है और वे सभी इसके पक्ष में हैं। सभी लोग वास्तव में वायु परिवहन और स्ट्रेटोस्फेरिक उड़ान में रुचि रखते हैं, इसलिए यह बहुत दिलचस्प और शानदार होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा है कि अलेक्जेंडर निकोलाएविच का लक्ष्य एक ऐसा डायरेक्टरी बनाना है जो पूरी तरह से नियंत्रित हो, जिसमें उच्च गति हो और जो उच्च ऊर्जा क्षमता से लैस हो। तकनीकी समाधानों के कारण जिनका हम सभी समर्थन करते हैं, वे देश और दुनिया में आकाश को बंद करने में सक्षम होंगे और विशाल प्रसार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे विश्वसनीय स्थिर प्लेटफॉर्म बन जाएंगे जिन्हें हमेशा नीचे लाया जा सकता है, उपकरण को बदला जा सकता है, मरम्मत की जा सकती है और भूमि आधार पर संचालित किया जा सकता है। फिर से वे हमेशा नीचे उतर सकेंगे क्योंकि उनके पास शक्तिशाली ऊर्जा संयंत्र हैं और वहाँ आवश्यक स्थितियों को निकटता से फिल्माना उस गुणवत्ता के साथ जो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से प्राप्त नहीं की जा सकती, सब कुछ मॉनिटर करना और विभिन्न जानकारी को प्रसारित करना जैसे। नमस्ते, मेरा नाम झुक्केविच वादिम है। कभी मैं इस परियोजना डिरिजिबल AU-30 का मुख्य डिजाइनर था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह अबोड़ नहीं रहा है। उनमें से यहाँ 2 गोंडोला बचे हैं। पेलिंग यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर आप ऑपेरिंग देख सकते हैं। ऑपेरिंग की योजनाएं खड़ी हैं। वास्तव में गोंडोला काफी ऊंचाई पर है। यह चेसिस के खड़े पर स्थित है, यानी गोंडोला का फर्श जमीन की सतह से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए सीढ़ियों का झुकाव सही है। अब यह थोड़ा गलत है क्योंकि यह और दरवाजा है और एक साथ सीढ़ी भी। ये पूरी तरह से नहीं खुल सकता, लेकिन हम चढ़ेंगे, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। हम अंदर पहुंचते हैं। यह डिरिजिबल एक उड़ने वाली प्रयोगशाला के रूप में डिजाइन किया गया था, यानी यह एक ऐसी प्रयोगशाला थी जो उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों का पूरा मॉनिटरिंग करती थी। यहाँ पर स्कैनर खड़ा था जो उड़ान के दौरान, यह हैच उड़ान के दौरान खुला था और उड़ान के दौरान ये नीचे की सतह का पूरा स्कैनिंग करता था, यानी उस क्षेत्र का पूरा कार्डोग्राफिंग करता था जहां बिजली की लाइनें स्थित थीं। यहाँ टीवी हेड के ऑपरेटर ने बैठा था। ये उसका कार्यस्थल है। यह फोल्डेबल टेबल है और उसने बिजली लाइनों के प्रत्येक खंभे की बहुत विस्तृत और डिटेल्ड तस्वीरें ली। वैसे स्कैनर यहाँ तक कि तारों के बीच की दरार को भी माप सकता था, यानी उच्च वोल्टेज तारों से जमीन तक के तारों के बीच की दूरी मापी जाती थी। गिरफ्तार कर लिया गया। नीचे की वनस्पति, यह विश्राम का स्थान है। यहाँ ऑपरेटरों ने शिफ्ट में काम किया, यानी कोई काम कर रहा था जबकि कोई इस दौरान बैठकर आराम कर रहा था। आगे हम तकनीकी क्षेत्र में जाते हैं। यह 650 लीटर ईंधन का टैंक है, जिसमें लगभग 650 लीटर और भी ईंधन है, जो इसे बहुत उपयोगी बनाता है। यहाँ हमारे पास मुख्य वितरण इलेक्ट्रिक पैनल है। ऊपर डिरिजिबल AU-30 का आवरण था जिसे देखा जा सकता था। मूल रूप से कुछ देखा जा सकता था। यहाँ यह है, यह हैच खुलता था, अब यह खुला है, हटा दिया गया है। ऊपर एक ऐसा एस्ट्रोडोम था। यह एक एक्रेलिक का अर्धगोलाकार गुंबद था और इसके अंदर आवरण के भीतर बैलनेट्स की स्थिति को देखा जा सकता था।
दोस्तों, हम डिरिजिबल AU-30 के पायलट स्थानों पर गोंडोला में हैं। हमारे साथ जुबकेविच वादिम हैं, जो इस उपकरण के मुख्य डिजाइनर हैं। ये स्पष्ट है कि यह गोंडोला पहले ही छोड़ दी गई है और इस स्थिति में उड़ नहीं सकती, लेकिन हमारे पास एक व्यक्ति है जो हमें इसके बारे में सब कुछ बताएगा और दिखाएगा। एक एक्सकर्शन का आयोजन करेंगे, लेकिन पहले जुबकेविच वादिम, कृपया बताएं, नए उपकरणों के लिए आप किस श्रृंखला के लिए जिम्मेदार होंगे? ये क्या होगा? ये पहले से कितना अलग होगा? तो मैं 10 से 20 टन तक विभिन्न विकल्पों में भार वहन क्षमता वाले बड़े उपकरण के लिए जिम्मेदार रहूंगा। ये एक बहुत बड़ा डिरिजिबल होगा जिसका कठोर ढांचा होगा और इसका आयतन 60,000 घन मीटर होगा। ये एक बिल्कुल अलग डिरिजिबल होगा क्योंकि इसके आकार और उपकरणों की संख्या जैसे अलग होगी। ये लगभग ऐसा है जैसे AN-2 विमान और आधुनिक एयरबस की तुलना करना। थोड़ा और, यह एक अत्याधुनिक उड़ने वाला यंत्र होगा जिसमें बड़ी दूरी और लंबी उड़ान अवधि होगी। साथ ही आधुनिक उपकरण और सुविधाओं वाला कॉकपिट भी होगा। हाँ, उपकरण कॉकपिट ऐसा है? नहीं, वह सामान्य है, वह उत्कृष्ट है। ये मुझे बुरान की याद दिलाता है। मैं बुरान में बैठा था, देख रहा हूँ यहाँ सच में सब कुछ थोड़ा छोटा है, लेकिन शैली सोवियत प्रदर्शन मीटर। सभी उपकरण सोवियत नहीं है, कुछ आयातित उपकरण भी हैं। ये उपकरण हैं, ये सभी चेक हैं, इंजन चेक हैं, इसलिए ये है। बाकी के उपकरण घरेलू सोवियत हैं। ये 2004 का प्रोजेक्ट है जो पहले ही 20 साल पहले का है। तब इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था। अब ये आधुनिक है। अब ये एक आंख है, कांच का केबिन, सब कुछ स्क्रीन पर है, यानी न्यूनतम सूचक यंत्र, पैनल जिन पर सभी आवश्यक उपकरणों को प्रोग्राम किया जाता है और प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें स्क्रॉल किया जा सकता है। मैं हाल ही में कार और ड्राइविंग के अधिकारों का खुश मालिक बना हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसे पुराने एनालॉग उपकरण जो कि सुई वाले होते हैं, देखने में स्क्रीन से ज़्यादा अच्छे और सुखद होते हैं। क्या आप विश्वसनीयता के बारे में बता सकते हैं? सुई वाले मापने वाले उपकरण अधिक विश्वसनीय होते हैं? नहीं, अब सब कुछ बहुत विश्वसनीय है। अब सब कुछ डुप्लीकेट किया गया है और यहाँ तक कि आधुनिक उपकरणों की डैशबोर्ड स्क्रीन भी बनाई गई है। वे सभी बहुत विश्वसनीय हैं। वहाँ सिग्नल और पावर दोनों के लिए 3 गुना डुप्लीकेशन है, जैसे कि सिस्टम में और भी अन्य चीज़ें। और अगर अचानक किसी टैबलेट में कोई समस्या आती है तो इसे दूसरे टैबलेट पर प्रदर्शित किया जा सकता है। यह सब विश्वसनीय है। सब कुछ विमानन मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया गया है। इंजनों, उपकरणों और सॉफ्टवेयर के लिए विशेष मानक हैं। सॉफ्टवेयर, यह अभी अंतिम दस्तावेज है। 2-160 सभी मानकों और सभी चरणों का विवरण दिया गया है जिन्हें डेवलपर को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा करना चाहिए कि सब कुछ काम करे और कभी भी विफल न हो। आपके हाथों में जो है वह खनिज है। यह इंजनों की शक्ति का नियंत्रण है, दाएं और बाएं क्रमशः। यह मोड़ने के कोण हैं 120 डिग्री तक क्षितिज से, यानी थोड़ा पीछे की ओर भी। इसे कह सकते हैं विभिन्न खिंचाव से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी इस तरह से हम मोड़ सकते हैं। मतलब हम सीधे लटकते हैं, ये तो भारी उड़ रहा है, हम सीधे लटकते हैं, फिर ऐसा किया और हम इसे मोड़ सकते हैं, या हम इसे इस तरह भी मोड़ सकते हैं, यानी यह कम गति पर नियंत्रण के लिए है जब एरोडायनामिक रूप से रुख प्रभावी नहीं होते। अगर थोड़ा सा मुड़ें, इस तरह हाथ रखें, तो यह है रोटर्स का नियंत्रण। ये बड़े गति पर किया जा सकता है। कितनी बड़ी? पहले से ही 8 मीटर प्रति सेकंड से अधिक। दरअसल जब यह उड़ता है तो इसे नियंत्रित करना सामान्य है। यह तब होता है जब हम लटकने की स्थिति में होते हैं, तब हम खेलने की कोशिश कर सकते हैं। यह उपकरण पैनल सभी 8 नियंत्रण सतहों की स्थिति को दर्शाता है। आप 4 में सभी स्त्रीकरण उपकरण, जड़ और सिरे नियंत्रण सतहें देख सकते हैं। सुपर। मैं समझता हूँ वह रेडियो है जिससे आप अपनी उड़ान का संकेत देते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे पास तो संपर्क होना चाहिए। जरूर। और यह हेलीकॉप्टर की तरह है ना? मैं वहाँ से उड़ान भरता हूँ, वहाँ जाना चाहता हूँ, ऊंचाई देता हूँ और चल पड़ा। सबसे पहले एक ट्रांसपॉन्डर है, यानी ट्रांसपॉन्डर के बिना उड़ नहीं सकता। यह स्वचालित मोड में है। तुम लगातार एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपने विमान के निश्चित नंबर का सिग्नल भेजते हो, जैसे या कुछ और। तेरी ऊंचाई, गति की दिशा, साथ में रेडियो संचार। सब कुछ किसी भी उड़ने वाले यंत्र की तरह है, इसमें कोई अंतर नहीं है। हम डिज़ाइन के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। ये पूरी तरह से एक इंजीनियरिंग समाधान है जो अधिकतम प्रभावी है।
लेकिन यह समाधान इस उपकरण के लिए है। हाँ आया। भविष्य के उपकरण एक सवाल है, क्या प्रसिद्ध लोगों को शामिल किया जा सकता है? कृपया माफ कर। स्वस्थ रहो। डिजाइनरों को आकर्षित करना ताकि यहाँ एक अच्छे कार्य के सैलून की तरह हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, यह तो हल किया जा सकता है। एक साथ डिजाइनर और इंजीनियर दोनों काम कर रहे होते हैं और कोई भी उड़ने वाला यंत्र एक आवश्यक चरण से गुजरता है जिसे मॉडल आयोग कहा जाता है। यह तब होता है जब स्वतंत्र विशेषज्ञ आते हैं और वे सामान्य रूप से सुविधा और डिजाइन का मूल्यांकन करते हैं। वे सौंदर्य शास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं देखते, वे सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं ताकि पायलट को सुविधा हो, ताकि वह सब कुछ देख सके, सब कुछ उसके लिए सुलभ हो, वह स्थान से हैंडल या नियंत्रण उपकरण तक आसानी से पहुंच सके, वह स्थिति में अपने कार्यस्थल को छोड़ सके और जल्दी से वहां वापस आ सके। यानी मॉडल आयोग किसी भी उड़ने वाले उपकरण के निर्माण का एक आवश्यक चरण है। हमारे मामले में एक अतिरिक्त आयोग होगा जिसमें निवेशक शामिल होंगे जो आएंगे और आधुनिकता और सुंदरता का मूल्यांकन करेंगे। मैं कहूंगा कि निवेशक अच्छे हैं लेकिन सुरक्षा पहले आती है। समझ में आया, जो सबसे पहले है, लेकिन फिर भी हम भविष्य के उपकरणों के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आधुनिक स्तर पर किया जाएगा। ये थोड़ा आगे बढ़ना वांछनीय है। थोड़ा आगे बढ़ने की इच्छा। तो चलिए देखते हैं कि स्त्रीकरण उपकरण क्या होते हैं। ये रहा एरोस्टेट का स्त्रीकरण। इसका कुल क्षेत्रफल थोड़ा अधिक 25 वर्ग मीटर है। 2014 में खींचा गया था। ये रहे 2 स्टीयरिंग ड्राइव इलेक्ट्रैक के हैं। हर स्टीयरिंग कटे हुए हैं। इसका मतलब है स्टीयरिंग का मूल खंड और स्टीयरिंग का अंत खंड। हर एक स्वतंत्र रूप से विचलित होता है। जब हम उन अंत सेक्शनों को विचलित करते हैं जो आवरण के धुरी से दूर स्थित हैं, तो हम झुकाव को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यानी एरोस्टेट में झुकाव के कारण झूलने की प्रवृत्ति होती है। इसे संतुलित करना आवश्यक है ताकि यह झूलता न रहे। तो यहाँ पर संगठन कार्य कर रहा था और ये बहुत महत्वपूर्ण था। उड़ान दल और अन्य सभी कर्मचारी यहाँ पर खाना खाते थे और आराम करते थे और यहाँ पर थोड़ा आराम करते थे। वे भी काम करते थे और उड़ानों की निगरानी भी लगभग लगातार करते थे जब वे उड़ान पर जाते थे। हाँ, ये मैंने खुद टाइप किया था, जैसे कि इन्हें प्रिंट के लिए दिया था। और भी ये AU-30 एरोस्टेट है जो एवियामैक्स पर उड़ान भर रहा है। रसोब्रोन एक्सपोर्ट के विज्ञापन के साथ। और आगे एक बड़ा रस्टेट कॉम्प्लेक्स है जो 10,000 क्यूब है, जो रसोब्रोन एक्सपोर्ट के अनुबंध के तहत चीन के लिए प्रांत में था। जैसे कि और भी ये सब ऑगर नहीं किया। ये आवरण लगभग 10,000 घन मीटर का है। यहाँ रडार प्रणाली और ज़मीन पर भी प्रणाली है। यह सब मुख्य संगठन द्वारा किया गया था। यह भी सेंट पीटर्सबर्ग संगठन द्वारा विकसित किया गया था। ये सब उन्हें सौंपा गया था। उनके पास कई परिसर हैं जिन्हें चालू किया गया था। इसके बाद वे खुद अपने एरोस्टेट बनाने लगे और फिर हमारे पास नहीं आए। तो काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया और उनके साथ संपर्क जैसे कि काफ़ी अच्छे बने रहे और संपर्क बने रहे। चलो हम आधार के कर्मचारियों के काम करने के लिए कमरों को देखते हैं। यहाँ चिकित्सा केंद्र है। यहाँ कर्मचारियों के काम के लिए कमरे हैं। सब फर्नीचर से पूरी तरह सुसज्जित है। विश्राम कक्ष, अलग अलग कार्यालय खुले हैं। यहाँ थोड़ा आराम करने के लिए विश्राम कक्ष है। कार्यकारी कक्ष, यहाँ हमारे पास पायलट और नेविगेटर रहते थे जो विमान के संचालन और मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार थे। यह कक्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। मिनी ATS, विमानन इंजीनियरों का कार्यालय, जैसे और अन्य विशेषज्ञों के लिए और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए। जिसका निर्माण 2004 में शुरू हुआ और 2005 के आसपास यह पहले से ही बनकर तैयार था, हमारा इंतज़ार कर रहा था कि हम यहाँ एरोस्टेट्स को इकट्ठा करना शुरू करें। तो इस हिस्से की लंबाई 70 मीटर है, छत की ऊंचाई 20 मीटर से अधिक है
लेकिन मैं दरवाज़ों के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि दरवाजे की ऊंचाई 19 मीटर है और उनकी चौड़ाई मेरे ख्याल से 20 मीटर है। यानी यहाँ एरोस्टेट AU30 जिसका आयतन 2200 घन मीटर है बिना किसी समस्या के रखा गया। यानी यहाँ इकट्ठा करना काफ़ी आरामदायक था। मूल रूप से ये एलिंग इस आकार के खंड की अनुमति देता है कि 8000 घन मीटर तक के वॉल्यूम वाले एरोस्टेट इकट्ठा किए जा सकें। यानी यहाँ 8000 क्यूबिक का एरोस्टेट बनाया जा सकता है। यहाँ ये बेयरिंग है, ये हमेशा हवा के अनुसार स्थिति ग्रहण करता है। एरोस्टेट हमेशा हवा इसकी नाक में बहती है। हर परियोजना का अपना मुख्य डिज़ाइनर होता था। इस विशेष परियोजना को मैक्सिम सलाखोव ने संभाला। यह एक बहुत गंभीर मामला है और यह वास्तव में अपराध है कि इसे छोड़ दिया गया, इसे पूरा नहीं किया गया।